प्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 12 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 12 राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। देखिए बच्चों, इस पाठ से पहले हमने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा, किस तरह से शुरुआत हुई विरोध की अंग्रेजों के। अब भारतीयों में विरोध की भावना कैसे हुई और कैसे वो युद्ध हुआ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। अब उसके बाद लगातार आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम छिड़ते गए, लगातार अंग्रेजों के खिलाफ विरोध होते गए, आंदोलन हुए। तो उन्हीं आंदोलन को हम इस पाठ में देखेंगे, उसके बाद जो हुआ। चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय जागृति। सबसे पहले राष्ट्रीय जागृति देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा तथा अनेक भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ भी दिया। तब समाज के विचारकों ने यह महसूस किया कि हमारी आपसी फूट के कारण ही थोड़े से अंग्रेज करोड़ों भारतीयों पर शासन कर रहे हैं, कि हमारे आपस में क्या है, एकता नहीं है, हम आपस में ही लड़ते हैं, इस बात का अंग्रेज फायदा उठाते हैं। इस फूट के कारण संकुचित दृष्टिकोण और अंधविश्वास थे। इस फूट के कारण क्या थे, संकुचित दृष्टिकोण, क्या लोगों की सोच क्या थी, नजरिया क्या था, छोटा था, सोच छोटी थी, अंधविश्वास थे। इसके कारण क्या थे, आपस में वो लड़ रहे थे। इन विचारकों ने, जो पढ़े लिखे समझदार लोग भारतीय थे, वो इस बात पे सोच रहे थे, समझ रहे थे कि क्यों हम बार बार अंग्रेजों के चंद थोड़े से अंग्रेजों के आगे हम हार जाते हैं। तो ये विचारक जो थे, पढ़े लिखे समझदार लोग, समझ रहे थे कि मतलब क्यों ये सब हो रहा है, क्या हमारे अंदर कमी है। तो इन विचारकों में कुछ थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद और सर सैयद अहमद खान। तो ये सारे क्या थे, ये लोग समझ रहे थे क्यों हम अंग्रेजों का आगे हार रहे हैं, वो जीत रहे हैं, वो हमारा फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी महसूस किया कि अब उन्हें आधुनिक विज्ञान की शिक्षा और परिश्रम की आवश्यकता है। उन्होंने सामाजिक बुराइयों जैसे सती प्रथा, विधवा को जीवित जला देना, यानी कि पहले समय में क्या था, सती प्रथा होता था। क्या होता था, यदि क्या है, किसी का पति मर जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती तो उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। तो वो ये क्या थी, हमारी सामाजिक बुराइयां, जो मतलब अंधविश्वास थे लोगों के, बहुत पहले से चले आ रहे। तो इन पढ़े लिखे लोगों ने देखा कि ये इन बुराइयों का अंत होना बहुत जरूरी है। तो सती प्रथा का अंत, विधवाओं को पुनर्विवाह ना करने देना, तो विधवा जो होते थे उनको दोबारा विवाह करने की कोई अनुमति नहीं थी, तो इसका भी अंत हुआ। जन्म होते ही कन्या को मार देना, ये भी बहुत बड़ी बुराई थी, सामाजिक बुराई। ये सारी बुराइयों पर काम किया गया, इनको दूर करने का प्रयास किया गया। इन जो पढ़े लिखे लोग थे, अलग अलग समाज के पढ़े लिखे लोग, इनके लिए, इनके खिलाफ उन्होंने इन सभी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और इनको दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों को अपनी संस्कृति का फिर से अध्ययन करने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति में अनेक ऐसी अच्छी बातें हैं जो हमारे समाज के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। भारतीय विचारकों ने शिक्षा और चिंतन मनन के लिए विद्यालय और ब्रह्म समाज और आर्य समाज की संस्थाएं खोली, ताकि भारतीय पढ़े लिखे और समझे, अच्छाई और बुराई में फर्क समझे, अंधविश्वासों से दूर रहे। बड़े बड़े व्यापारियों ने भी चाहा कि नए नए प्रकार के कारखाने लगाएं और व्यापार के नए ढंग अपनाएं। इन विचारकों के साथ लोग ये भी सोचते रहे कि किस प्रकार अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराया जाए। इस प्रकार भारतीयों में एक राष्ट्रीय जागृति पैदा हुई। इन विचारों के प्रचार के लिए समाचार पत्र निकाले गए। तो इन विचारों पर क्या हुआ, विचार आया कि क्यों हम सब इतने कमजोर पड़ रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, उनको दूर किया जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, भारतीयों को कैसे शिक्षित किया जाए, कैसे अंधविश्वास से दूर कराया जाए, कैसे सामाजिक बुराइयां जो वो धर्म के नाम पर उसको मान रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, उनको अपना रहे हैं, कैसे उनको उससे अलग किया जाए, बुराई और अच्छाई में फर्क कराया जाए। इस ऐसी जागृति उनमें भारतीय में पैदा हुई और फिर इन्हीं विचारों पर समाचार पत्र निकाले गए। ठीक है, तो राष्ट्रीय जागृति पैदा होने पर विचारों के प्रचार के लिए सभी भारतीयों के लिए समाचार पत्र निकाले गए। अब आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी सरकार का ध्यान भारतीयों की कठिनाइयों की ओर खींचना है। ठीक है, तो इस
मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी सरकार का ध्यान भारतीयों की कठिनाइयों की ओर खींचना था। सरकार से यह भी कहा गया कि वे अधिक से अधिक भारतीयों को शासन में सम्मिलित करें। शुरू में कांग्रेस के नेता उमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। तो ये कांग्रेस के नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो शुरू के नेता थे कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये क्यों बनी? ये जो संस्था बनी, ये क्यों बनी? ताकि अंग्रेज हम पर ध्यान दे कि हमें कितनी मुश्किलें, कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है, क्या मुश्किलें, कितनी परेशानियां हमें हो रही हैं। तो इस बात से मांग की गई कि इस पर ध्यान दिया जाए। किसे? अंग्रेजी सरकार से मांग की गई। तो ये सारे नेता, प्रथम नेता ये थे। फिर इनके बाद इनकी मांगे थोड़ी थी और प्रार्थना के रूप में थी। अतः कांग्रेस के इन नेताओं को उदारवादी कहा जाता था। तो ये क्या कहलाए नेता? उदारवादी नेता। धीरे धीरे कुछ कांग्रेसी नेताओं को यह बात समझ में आ गई कि कठोर कदम उठाए बिना अंग्रेज उन्हें प्रशासन में स्थान नहीं। तो वो क्या चाहते थे कि हमें भी बराबर अधिकार दिया जाए, अपने लिए, अपने जीवन के लिए हमें भी स्थान दिया जाए। अच्छे मतलब अधिक से अधिक भारतीयों को शासन में सम्मिलित किया जाए, बराबर जीवन मतलब भारतीयों के लिए अच्छी पोस्ट दी जाए, इस बात की मांग थी। ठीक है। तो लेकिन वो समझ गए कि इनकी बात नहीं सुनने वाले, हमें कुछ और ही करना पड़ेगा, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। कांग्रेस के इन नेताओं को उग्रवादी कहा जाता था। तो इस तरह से कांग्रेस के दो नेता निकले, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी जो क्या थे, उनसे क्या थे? प्रार्थना के रूप में अपनी मांग रहे थे। उनकी मांग थोड़ी थी, प्रार्थना के रूप में मांगते थे। और जो कठोर कदम उठाने की बात कह रहे थे वो कांग्रेस के कौन से नेता कहलाए? उग्रवादी। और जो प्रार्थना के रूप में अंग्रेजों से अपनी मांग पूरी करवा रहे थे वो उदारवादी। इस प्रकार के दो प्रकार के नेता हमारे बने। इनमें बाल गंगाधर तिलक, देखिए उग्रवादी में कौन कौन आ रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय प्रमुख थे। ये उग्रवादी कांग्रेसी नेता थे। तिलक ने तो घोषणा की, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने ये बात अपना विचार अपनी बात में ये बोल दिया, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य यानी मैं अपने ही राज्य में, अपने ही देश में, अपने स्थान पे अपना अधिकार क्यों नहीं कर सकता? मैंने इस धरती पर जन्म लिया है, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मैं लेकर रहूंगा। क्योंकि ये क्या थे? इनका ये थे कौन? ये कठोर कदम उठाने वाले नेता, उग्रवादी नेता थे। इनको लगा कि ये अंग्रेजों से घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी करनी पड़े, तो इन्होंने इनका विरोध करना शुरू किया। तो तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में अंग्रेजों की भारतीयों की प्रतिनीति की कड़ी निंदा की। अंग्रेजों के प्रति मतलब अंग्रेज जो कर रहे हैं हमारे साथ वो गलत है। तो इस बात की किस पत्र में? समाचार पत्र केसरी में बहुत उनकी निंदा की, उनके बारे में बहुत बुरा भला कहा। ठीक है। अंग्रेज सरकार ने तिलक को जेल की सजा भी दी। इस बात से क्रोधित होकर अंग्रेज सरकार ने किसको? बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दे दी। अब आज ये बंगाल का विभाजन कैसे हुआ? कांग्रेस के एक पुकार पर हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे। अब कांग्रेस गिने चुने लोगों का संगठन नहीं था, है ना, कुछ लोगों का संगठन नहीं था, हजार लोग उसमें इकट्ठा हो जाते थे। यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था जो पूरे राष्ट्र की एक आवाज थी। राष्ट्रीय आंदोलन उग्र व्यवहार से अंग्रेज बहुत घबराए। मतलब इस बात से जब एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, इस बात से घबराए। उन्होंने आजादी के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन यह आंदोलन दब नहीं सका। तब अंग्रेजों ने सोचा कि अगर भारतीयों में फूट डाल दी जाए तो इनका आंदोलन कमजोर हो जाएगा, तो इनकी एकता में फूट डाल दी जाए। अंग्रेजों को ये विचार आया। यह आंदोलन बंगाल में अधिक उग्र था, बहुत जोर शोर से चल रहा था। उन्होंने 1905 ईस्वी में बंगाल को दो भागों में इस प्रकार बांटा कि पश्चिमी भाग में हिंदू अधिक थे और पूर्वी भाग में मुसलमान। हिंदू और मुसलमान दोनों ही अंग्रेजों की इस चाल को समझ गए। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने बंगाल के बंटवारे का विरोध किया। नेताओं ने सोचा कि केवल प्रदर्शन और सभाओं से काम नहीं चलेगा। स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, आजादी को प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता यानी आजादी को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास करने होंगे। विभाजन को रोकना होगा। यदि
बंटवारा हो गया तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करवाना चाह रहे थे, तोड़ना चाह रहे थे, एकता को तोड़ना चाह रहे थे अंग्रेज। यह निश्चित, फिर उन्होंने क्या किया, हमें कुछ और तरीके भी आजमाने पड़ेंगे इन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए। उन्होंने सोचा, ये निश्चय कर लिया, प्रण कर लिया कि हम अब जो है अपने देश की ही स्वराज्य, अपने देश की ही बनी हुई चीजों का प्रयोग करेंगे। अब इनकी इनकी दी हुई चीजों का, अंग्रेजों द्वारा दी हुई चीजों का बहिष्कार करेंगे। विदेशी सामानों का प्रयोग बंद किया गया। इसे स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया गया। जो अपने देश की ही वस्तुओं पर अपना जीवन व्यतीत करे और अपने देश की ही वस्तुओं का प्रयोग करे, उसे कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। जनता के स्थान स्थान पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई। जो विदेशियों द्वारा जो कपड़े दिए गए थे, सूती वस्त्र जो हमें बेचते थे, हम उसे खरीदते थे, वो वस्त्र जलाए गए। ठीक है, जगह जगह पर विदेशी सामानों वाली दुकानों पर लोगों को जाने से रोका गया। बहुत सी महिलाओं ने अपने जेवर बेचकर स्वदेशी सामान की दुकानें खुलवाई, अपने ही देश की सामान की खुलवाई। यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। अंग्रेजी सरकार इस आंदोलन का सामना नहीं कर सकी, अतः सन 1911 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया और इसे फिर से एक प्रदेश बना दिया। ठीक है, तो क्या थी, अंग्रेज सरकार थी उस समय, वो कुछ भी कर सकती थी। अब बंगाल के बंटवारे करने की बात आ रही थी, तो सारे भारतीय एक हो गए, उनके खिलाफ इस तरह से विरोध किया कि उनकी दी हुई वस्तुओं का बहिष्कार किया, अपने स्वदेश वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इस बात से अंग्रेजों ने हार मान ली और फिर उन्होंने बंगाल के जो विभाजन यानी बंटवारे की बात कही थी उसको रद्द कर दिया, उसे रोक दिया गया। ठीक है, कब, 1911 ईस्वी में। अब आ जाइए क्रांतिकारियों का उदय। कुछ भारतीयों नवयुवकों का यह विचार बना कि अंग्रेज सरकार की हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जा सकता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वो जो उस समय नए जवान युवक थे, मतलब पढ़े लिखे भारतीय थे, नए नए, उनमें जोश था, जुनून था अपने देश के लिए कर जाने। नवयुवकों का कहना था कि अंग्रेज मांगने से आजादी नहीं देंगे, ये लोग देश में क्रांति लाना चाहते थे। कौन, ये जो नवयुवक थे भारतीय, ये देश में एक नई क्रांति लाना चाहते हैं। वो समझ गए कि मांगने से तो हमें आजादी नहीं मिलेगी, ना ये छोड़ के जाने वाले हैं हमारे देश को। इन लोगों ने कुछ क्रूर अंग्रेजों को मार डाला। तो इन्होंने जो नवयुवक थे, जो क्रूर अंग्रेज जो अत्याचार करे थे, उनको मार डाला। अंग्रेज जज ने स्वदेशी कार्यकर्ताओं को कठोर सजाएं सुनाई। 15 वर्ष के एक लड़के खुदीराम बोस ने उसकी गाड़ी पर बम फेंका, जिसके कारण खुदीराम बोस को 1908 ईस्वी में अंग्रेजों ने फांसी दे दी और भी अनेक क्रांतिकारियों की धरपकड़ हुई। तो उस समय क्या था, भारतीय क्रांतिकारी जो नए नए जवान थे, नए युवक थे, भारतीय नए युवक थे, उनके अंदर क्या था, बहुत क्रोध था, बहुत उग्रवादी थे। तो वो क्या कर रहे, वो सोच रहे थे कि नहीं, हम इनको कैसे भी करके निकालेंगे। उनके अंग्रेजों के खिलाफ उनके मन में इतनी नफरत थी कि उन्होंने अंग्रेजों को मारना शुरू करा, जिसमें खुदीराम बोस ने बम फेंका और इनको अंग्रेजों ने क्या दी, फांसी की सजा दे दी। फिर अन्य क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने पकड़ना शुरू। ठीक है, कुछ क्रांतिकारी भारत के बाहर चले गए, वे वहीं से भारत को स्वतंत्र करने का प्रयास करने लगे। मैडम कामा ने जेनेवा से वंदे मातरम नाम का अखबार निकाला। किसने, मैडम कामा ने, कहां से, जेनेवा से, वंदे मातरम का अखबार निकाला। नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में भारत की स्वतंत्रता का संग्राम लड़ने के लिए एक संस्था बनाई। तो देखो, ये सब बाहर से, मतलब भारत के बाहर से ही भारत को आजाद कराने के प्रयास करने लगे। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्ला ने काबुल में रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। अमेरिका में जो पंजाबी बस गए थे, उन्होंने गदर पार्टी नामक दल की स्थापना की और वे भारत के क्रांतिकारियों की सहायता करते रहे। तो यानी कि भारत से बाहर जो भारतीय थे, उन्होंने भी बहुत सारे प्रयास किए। कुछ तो क्रांतिकारी यहाँ से निकल गए थे, भाग गए थे, वो बाहर ही रहकर देश को आजाद कराने और अंग्रेजों को मजा चखाने के प्रयास कर रहे थे। अब आ जाइए, अंग्रेजों के द्वारा कुछ मांग स्वीकार की गई। तो फिर इन सब बातों के बाद जब इतने ज्यादा आंदोलन हुए, इतने ज्यादा प्रयास किए गए, इनके खिलाफ विरोध हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों के द्वारा कुछ मांग स्वीकार की गई।
अंग्रेजों ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए जनता द्वारा चुने गए कुछ भारतीयों को विधानसभा में स्थान दिया, कुछ लोगों को। अब अंग्रेज अंग्रेज देख रहे थे कि भाई देखो भारतीयों का तो क्रोध खत्म ही ना हो रहा है, तो चलो इनकी बात सुन ही लेते हैं। कुछ लोग ले लेते हैं, अपनी विधानसभा में बिठा लेते हैं, किंतु उनका बस सिर्फ क्या काम था, सलाह देने का, आलोचना करने का। इसके अलावा उनका कोई अधिकार नहीं था। जो भारतीय अधिकार उनकी विधानसभा में थे अंग्रेजों। इस बीच 1914 ईस्वी में पहले विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता देने का आश्वासन दिया। तो क्या हुआ इस बीच, इन्हीं इन्हीं इस समय ही 1914 में अंग्रेजों ने विश्व युद्ध के बाद, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कहा ठीक है अब हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे। भारतीयों ने कहा ठीक है अब आपको स्वतंत्रता मिलेगी। इस बात का उनको भरोसा दिलाया। भारतीय सैनिक यूरोप में अंग्रेजों की ओर से लड़े, जिसके बाद क्या थे, जब ये बात रखी गई कि चलो तुम हमारा साथ दो और हम तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे, हम छोड़ देंगे अधिकार, जो हम भारत में अधिकार किए हुए हैं हम आजाद करेंगे, हम निकल जाएंगे। और ये बात कह के भारतीय सैनिकों को यूरोप में अंग्रेजों की ओर से लड़, तो भारतीय सैनिक संतुष्ट हुए, तो उन्होंने अंग्रेजों की ओर से यूरोप में लड़ाई की, जो अंग्रेजों का साथ दिया इस बात के बाद। किंतु बाद में अंग्रेजों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब फिर इसके बाद, इस युद्ध के बाद जो उन्होंने आश्वासन दिया था ये बोल के कि नहीं हम स्वतंत्रता आपको दे देंगे, आपके भारत को छोड़ेंगे, चले जाएंगे, और फिर जिसमें कि भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों की तरफ से यूरोप में जाके लड़ाई की अंग्रेजों की तरफ से, तो बाद में उन्होंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। युद्ध के समय शांति बनाए रखने के नाम पर अंग्रेजों ने कठोर कानून बनाकर लागू कर दिए। तो इस तरह से युद्ध के समय शांति बनाए रखो, शोर मत मचाओ, इस बात से उन्होंने उनको ध्यान ना देकर इस नाम पर उन्होंने कई सारे कानून लागू कर दिए और उनको वहीं पर शांत कर दिया। अब आ जाइए गांधी जी का आगमन। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम। गुजरात के रहने वाले थे। वे दक्षिणी अफ्रीका में वकालत करने गए थे। वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? दक्षिणी अफ्रीका में। वहां वे 20 वर्ष रहे। कौन? गांधी जी। गांधी जी ने वहां, गांधी जी कौन है? भारतीय है। गांधी जी ने वहां अंग्रेजों को काले रंग वालों और वहां बसे भारतीयों के साथ भेदभाव और अत्याचार करते देखा। दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने अंग्रेजों की इस नीति का कड़ा किंतु अहिंसक, यानी बिना हिंसा, बिना झगड़ा, बिना किसी को हानि पहुंचाए एक विरोध किया। जब गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों पर अन्याय और अत्याचार करते देखा, अतः उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निश्चय किया। तो गांधी जी कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी, भारतीय, गुजरात के रहने वाले, ठीक है। वकालत इन्होंने की कहाँ से? अफ्रीका से। फिर जब वापस आए देखा कि भारतीयों के साथ क्या हो रहा है, फिर उन्होंने भी क्या करा? स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निश्चय प्रण किया। आगे देखिए, सामाजिक समस्याओं पर ध्यान। सबसे पहले गांधी जी ने भारत के लोगों की सामाजिक समस्या की ओर देखा। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने पाया कि समाज की बुराइयां दूर किए बिना स्वतंत्रता की लड़ाई जीतना मुश्किल है, क्योंकि हमारे समाज में ही इतनी बुराइयां थी, आपस में इतनी फूटी एकता नहीं थी, जिसका फायदा अंग्रेज लगातार उठा रहे थे और हम उनके आगे कमजोर पड़ रहे थे। सामाजिक बुराइयां दूर करने पर ध्यान दिया गांधी जी ने। लोगों में एकता की भावना जगाने के लिए धर्म और जात पात, भेदभाव और छुआछूत को मिटाना होगा। ये बात गांधी जी समझ गए थे। मतलब उस समय क्या था? जात पात, छुआछूत, जाति पाति, ऊंचा नीचा, ये बहुत था हमारे भारत। तो अब इन बुराइयों को दूर करना होगा, जब भी हम एक होकर देश को आजाद कराएंगे। गांधी जी देख रहे थे, इस बात को समझ रहे थे। महिलाओं और पिछड़ी जातियों को सम्मान दिलाना होगा समाज में। तो उस समय महिलाओं और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई सम्मान नहीं था, इनको भी सम्मान दिलाना होगा। उन्होंने देखा कि अधिकतर लोगों के पास तन को ढकने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं थे, तभी से वे घुटनों तक की धोती पहनने लगे और एक छोटी चादर ओढ़ने लगे। लोग प्यार से उन्हें महात्मा गांधी कहने लगे। तो वो देखते थे कि भारत में इतनी गरीबी आ गई थी, अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया होता, तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं था। तो स्वयं भी ये सब चीजों से क्या हो गए, गांधी जी ने अपना ऐशो आराम का जीवन त्याग दिया। उन्होंने धोती पहनी, एक छोटी चादर से अपने तन को ओढ़ा, ठीक है, क्योंकि वो अपने भारत की ऐसी हालत देखे वो तो नहीं ऐशो आराम से रह सकते, तो उन्होंने ऐसा पहनावा पहनना शुरू किया। गांधी जी की नई नीति
महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़ने का एक नया तरीका अपनाया। उनका मानना था कि यदि तुम सामने वाले की किसी बात को गलत मानते हो तो उसका विरोध करते रहो, यदि वह तुम्हें चोट पहुंचाता है तो उसे सह लो, ठीक, पर खुद उसे हानि ना पहुंचे, यानी कि हानि हानि पहुंचाए बिना उसका विरोध करो, अपनी बात रखो, सही तरीके से रखो, बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना किसी प्रकार की हानि पहुंचाए, है ना। तुम अपने तरीके से रखो, उसको लगेगा सामने वाले को कि देखो वो आपके साथ इतना बुरा कर रहा है, बदले में आप उसके साथ बुरा नहीं कर रहे हो, अपनी बात सीधा सीधा सही तरीके से रख रहे हो, तो उसका मन बदल जाए, यानी सामने वाले का, विपक्ष का मन बदल जाए। अपने इस तरीके को वे सत्याग्रह अहिंसा कहते थे। तो सत्याग्रह व अहिंसा क्या था? ये ऐसा था कि मतलब कि बिना किसी से लड़ाई झगड़े व किसी को हानि पहुंचाए, अपनी बात को, अपनी नॉन वायलेंस, ठीक, नॉन वायलेंस। अब आ जाइए बच्चों, काला कानून रोलेट एक्ट। काला कानून की संज्ञा दी गई, रोलेट एक्ट, काला कानून रोलेट एक्ट को, रोलेट एक्ट था एक प्रकार का एक्ट जिसे काला कानून की संज्ञा दी गई। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में अंग्रेज सरकार छोटी छोटी बातों पर लोगों को पकड़ कठोर सजा देती थी। किसी भी व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं थी, कोई अपने लिए सफाई नहीं दे सकता था, अपनी बात नहीं रख सकता था, ठीक है। छोटी सी बात पर उनको कठोर दंड दिया जाता था भारतीयों को। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट नामक कानून बनाया। इसके द्वारा वे किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में सुनवाई के बिना ही जेल में बंद कर सकते थे। वे अब किसी भी व्यक्ति को भारत से दूर भेज सकते थे, वे समाचार पत्रों पर रोक लगा सकते थे। जनता ने इस कानून को काला कानून कहा। भारतीय जनता ने जो उनके खिलाफ ये कानून आया, काला कानून कहा इसको, ठीक है। काले कानून के विरोध में अनेक जुलूस निकाले गए भारतीयों द्वारा और सभाएं की, जबकि ये जुलूस शांतिपूर्ण थे। गांधी जी के अनुसार क्या थे? शांतिपूर्ण थे, अहिंसा, ठीक है। अहिंसा वाले जुलूस निकाले गए। तब भी अंग्रेजों ने निर्दयता से लोगों पर लाठियां बरसाई और अनेक यातनाएं दी, अनेक प्रकार के उनके साथ जुल्म किए, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उन पर लाठियां बरसाई। अब आ जाइए जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1900 ईस्वी को, देखो ये जो लाठियां वाली बात हुई, देखिए आगे देखिए, 1900 ईस्वी को बैसाखी के दिन एक विशाल सभा हुई। इस सभा में लगभग 20,000 स्त्री, पुरुष एवं बच्चे शामिल थे। कुल मिलाकर इनकी संख्या थी 20,000। ये देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड इसे कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। जनरल डायर नाम के एक अंग्रेज अफसर ने कहा कि उन लोगों को सबक सिखाएंगे जो सभा, शांतिपूर्वक सभा, मतलब सभा बिठाए हुए थे उस काले कानून के खिलाफ, और अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किए गए थे उसके खिलाफ। यहाँ पर स्त्री, पुरुष एवं बच्चे शामिल थे। 20,000 लोगों की संख्या बैठे हुए शांतिपूर्ण क्या एक सभा बिठाए हुए थे। तो अंग्रेजों का जो अफसर था जनरल डायर, उसने इन लोगों को सबक सिखाने की क्या करा, जलियांवाला बाग में लगभग 150 फौजी सिपाहियों के साथ घुसा वो वहां पर। उन्होंने पार से निकलने का एकमात्र रास्ता रोक लिया, जो एक ही रास्ता था पार से निकलने का, वो रास्ता रोका सबसे पहले, और निर्दोष भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें बच्चे और पुरुष। इस हत्याकांड में हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चे मारे गए। साथ ही किसी भी मृतक को उठाने या घायल की सहायता करने पर रोक लगा दी गई। इस घटना के प्रचार को फैलन से रोकने का प्रयास किया गया कि इस बात का पता किसी को ना चले, बाकी भारतीयों को पता ना चले, किंतु पूरे देश में इसका समाचार फैल गया। इससे देश के लोगों में दुख और क्रोध की लहर फैल गई कि मतलब बहुत ज्यादा दुख हुआ। जो निर्दोष थे, जो मतलब अपने तरीके से चुपचाप बैठकर अपनी बात रख रहे थे, उन निर्दोषों को इतनी बुरी फायरिंग की गई, मारा गया। तो आक्रोश जाग गया, क्रोध जाग गया भारतीयों में। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध संघर्ष की लोगों की इच्छा और अधिक उग्र हुई कि कुछ दिनों बाद जनरल डायर इंग्लैंड चला गया। इस हत्याकांड के बाद पंजाब के एक नौजवान उधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर जनरल डायर को गोली मार दी। उधम सिंह को लंदन में फांसी दे दी गई। तो पंजाब के एक नौजवान उधम सिंह ने बदला लेने के लिए वो इंग्लैंड गए और जनरल डायर को वहीं पर गोली मार दी।
बतौर उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, आगे देखिए अहिंसक असहयोग आंदोलन। अहिंसक असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू किया। लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। हजारों लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, क्योंकि सरकारी स्कूल, कॉलेज और नौकरियां ये थी अंग्रेजों द्वारा दी गई, सभी छोड़ दी गई। वे सभी आंदोलन में शामिल हो गए। लोगों ने कहा कि वे सरकार का सहयोग नहीं करेंगे और काले कानूनों को तोड़ेंगे। उन्होंने सरकार के विरुद्ध शांतिपूर्ण जुलूस निकाले। अब भी वो शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। फलते है अंग्रेजी सरकार के समस्त कार्य ठप हो गए, जब क्योंकि हर जगह भारतीयों को तो लगा रखा था, गुलाम बना रखा था, हर एक कार्य भारतीयों से करवा रहे थे, सबने वो कार्य छोड़ दिए। तो अब अंग्रेज सरकार के सारे कार्य क्या हो गए, ठप हो गए, व्यापार ठप हो गया। कुछ आंदोलनकारी उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा स्थान पर पुलिस के कड़े व्यवहार को सहन नहीं कर सके। उन्होंने थाने पर हमला किया, उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कुछ पुलिस वाले मारे गए, अंग्रेजी पुलिस मारी गई। यह सुनकर गांधी जी दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था अहिंसक असहयोग आंदोलन, यानी हम अहिंसक यानी हिंसा नहीं करेंगे, पर अंग्रेजों का सहयोग भी नहीं करेंगे। हिंसा नहीं करेंगे, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, उनकी सारी उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी दी हुई सब चीजें त्यागेंगे। परंतु यहाँ पर हिंसा हो गई, यानी कि जो अंग्रेजी जो थाने थे उस पर अंग्रेजी थाने पर क्या आग लगा दी गई। तो इस बात से गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उनका पक्का विश्वास था कि हिंसा का जवाब हिंसा। तो गांधी जी का यह मानना था। असहयोग आंदोलन के समय देश के अनेक नेता सामने आए। उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू व मोतीलाल नेहरू प्रमुख थे। इस आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नेता बनकर उभरे। क्या थे? राष्ट्रीय नेता बनकर उभरे। इसके बाद गांधी जी कुछ वर्षों तक समाज सुधार के कार्यों में लगे रहे। 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली, यानी गुजरात में है, बारडोली में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। तो 1928 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये रहे सरदार वल्लभ भाई, बारडोली जो कि गुजरात में है, वहां के किसानों के जो आंदोलन थे उसका नेतृत्व किसने किया? यानी किसान थे, किसान परिवार से थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने किसानों का नेतृत्व किया, क्योंकि किसानों के साथ बहुत बुरा अत्याचार किया जा रहा था उस समय, और गांधी जी समाज सुधार के कार्यों में लग गए इस घटना के बाद। देखिए, सरोजनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इतना देखिए, इतना समझ आया। अब आ जाइए बच्चों, साइमन कमीशन क्या है। इसी समय अंग्रेजों ने शासन में कुछ परिवर्तन लाने की सोची। इस काम के लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया, जिसका अध्यक्ष साइमन नामक अंग्रेज अधिकारी को बनाया गया। किसी भी भारतीय को इस कमीशन में शामिल नहीं किया गया। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका स्वागत काले झंडों से किया गया। किससे? काले झंडों से। सभी जगह साइमन वापस जाओ के नारे गूंज उठे। सरकार ने लाठियां बरसाकर और गोली चलाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। जो भारतीय प्रदर्शनकारी, वही तो उन पर काले झंडे से उनका स्वागत कर रहे थे और उनको वापस लौटने की बात कर रहे थे। तो उन प्रदर्शनकारियों को लाठियों से, गोली चलाकर उनको रोकने का प्रयास किया, परंतु लोग पीछे नहीं हटे। पंजाब में पुलिस की लाठी से घायल लाला लाजपत राय कौन थे? नेता थे। जो बाकी जो नवयुवक थे, भारतीय नवयुवक, उनको देश के प्रति जागरूकता वो जगा रहे थे, तैयार कर रहे थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे। इनकी क्या हो गई? इसी लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई, जिससे क्रोधित होकर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पुलिस सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को गोली मारकर इसका बदला लिया। सैंडर्स ने ही लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाई थी। बाद में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक अंग्रेजी कानून का विरोध करने के लिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। कहां पर? केंद्रीय असेंबली, अंग्रेजों की असेंबली, वहां पर बम फेंका, जिसकी वजह से जिसकी और गिरफ्तारी दी। उसके बाद क्या हो गया? गिरफ्तार हो गए। अंग्रेजों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी। इस बात पर, इस घटना के बाद, पहले तो सैंडर्स को मारा, फिर उसके बाद बम फेंका। इस बात से अंग्रेजों ने इनको फांसी की सजा दे दी। अब आ जाइए स्वदेशी पर बल।
असहयोग आंदोलन के साथ साथ अपने देश में बनाए गए सामान को ही उपयोग करने पर बल दिया। अपने देश की स्वदेशी यानी अपने देश द्वारा बनाई गई सभी और लोग चरखों का सूत काटने लगे। चरखे सूत के द्वारा क्या सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। गांधी जी भी स्वयं रोजाना चरखे पर सूत काटते थे। हथकरघों पर कपड़ा बुना जाने लगा जिसे खादी कहते थे। अधिक से अधिक लोग ने खादी के कपड़े पहनना शुरू कर दिया। देश में बनी दिया सलाई, साबुन, कागज आदि का ही उपयोग अधिक से अधिक किया जाने लगा। है तो दिया सलाई यानी माचिस, जिसे कहते हैं माचिस, साबुन, कागज यानी छोटी छोटी जो चीजें जरूरत की आवश्यकता की वस्तु अपने ही स्वदेशी स्वदेशी अपने अपने देश में ही बनाई गई वस्तुओं का प्रयोग किया जाने। ठीक है, तो इस बात से क्या था, इस बात का क्या प्रभाव पड़ा अंग्रेजों पर। उनका कार्य, उनका काम, उनका व्यापार ठप होने लगा क्योंकि उनके दिए गई नौकरियां, उनके दिए गए स्थान सब कुछ छोड़ दिए गए। ठीक है, अंग्रेजों के दिए गए सभी चीजें त्याग दी गई भारतीय द्वारा। अब आ जाइए अंग्रेजों भारत छोड़। 1939 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजी सरकार ने भारतीय नेताओं की सलाह के बिना भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया, किंतु भारतीय नेता इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने प्रांतों की सरकार से इस्तीफा दे दिए। ठीक है, इस्तीफा दे दिया। 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो। तो कांग्रेसी नेताओं द्वारा कांग्रेस ने नारा दिया क्या, अंग्रेज भारत छोड़ो, और गांधी जी ने क्या कहा, करो या मरो। फिर गांधी जी भी हार गए। देखो, किसी भी तरह से अंग्रेज तो सीधे होने वाले हैं नहीं। अब तो या तो करो या मरो, करो या मरो। इसका अर्थ था कि या तो हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान, अपने जीवन का बलिदान दे देंगे। अंग्रेजी सरकार ने सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। जो ये सभी नेता भारतीयों में ये जो जागरूकता फैला रहे थे, ये जो जगा रहे थे, इस वजह से सभी नेताओं को बंद कर दिया जेल में। किंतु लोग स्वयं ही संघर्ष करते रहे। जनता को अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। ठीक है, अब आ जाइए आजाद हिंद फौज। ये क्या है, सुभाष चंद्र बोस। देखो बच्चों, कांग्रेस के 1938 ईस्वी में कांग्रेस के 1938 ईस्वी के अधिवेशन के सभापति सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 ईस्वी में उनका गांधी जी से मतभेद हो गया का, सुभाष चंद्र बोस का, क्योंकि वे शक्ति प्रयोग द्वारा अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। और गांधी जी क्या थे, अहिंसावादी थे। अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया। वे अंग्रेजों की कैद से भागकर जर्मनी होते हुए जापान पहुंचे। जापान में एक क्रांतिकारी थे, रास बिहारी बोस। उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज बना रखी थी। 1939 ईस्वी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला। वहां जाकर उन्होंने जापान से सहायता लेकर भारत की पूर्व दिशा से अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया। भारत ने पूर्व दिशा से अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया। जय हिंद और दिल्ली चलो आजाद हिंद फौज के प्रसिद्ध नारे थे। वे जीत तो नहीं सके, परंतु उनकी कार्यवाही ने, उनके इस कदम ने अंग्रेजों को झकझोर दिया, झकझोर कर रख दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, सुभाष चंद्र। ठीक है, तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए, देखो बच्चों, अलग अलग लोग, अलग अलग नेता यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। उनके कार्य और उनके जो प्रयास है देश को आजाद करने के, देश एक बार में आजाद नहीं हुआ, इन सभी का बलिदान रहा है। ठीक है, अब आ जाइए नौसेना का विद्रोह। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1946 ईस्वी में मुंबई में नौसेना के सैनिकों ने अंग्रेजी सरकार का विरोध कर दिया। उन्होंने अंग्रेज कमांडरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया। इस विद्रोह को बुरी तरह से दबा दिया गया, परंतु अंग्रेज समझ गए कि अब भारत को गुलाम बनाकर रखना संभव नहीं है। स्वतंत्रता देना स्वीकार कर लिया, किंतु वे फिर से फूट डालकर देश को दो भागों, भारत और पाकिस्तान में बांटने में सफल हो गए। देखो, जब इतने लगातार विद्रोह हो रहे थे, 1946 ईस्वी में मुंबई में नौसेना के सैनिकों ने अंग्रेजी सरकार का विरोध कर दिया और हर तरह से उन पर विरोध हो रहा था। अंग्रेजी कमांडरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया। अब अंग्रेज समझ गए कि अब देखो, अब हमारी बात नहीं जाएगी, ना हमारी चलने वाली है। अब भारत को आजाद करना ही पड़ेगा, स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन जाते जाते
वो हमारे देश में फिर से जाते समय फूट करवा के गए, देश का बंटवारा करवा के गए, देश को दो भागों में बांट के गए, भारत और पाकिस्तान। क्योंकि आजादी से पहले भारत पाकिस्तान एक ही हिस्सा था, आजादी के बाद इसका बंटवारा हुआ है। तो ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया, ठीक है, वो फूट डालकर गए हमारे देश में और दो भागों में बांटा गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। महात्मा गांधी ने सरकार में कोई पद स्वीकार नहीं किया। स्वतंत्र भारत में सभी धर्मों को मानने वालों को समानता का स्थान दिया गया। सभी धर्म को, यानी कि सभी भारतीयों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम या अन्य, सभी को समानता का अधिकार दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। महत्वपूर्ण बिंदु 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। सन 1905 ईस्वी में बंगाल को दो भागों में बांट दिया। खुदीराम बोस को 1908 ईस्वी में अंग्रेजों ने फांसी दे दी। विश्व युद्ध के बाद 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट नामक कानून बनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने हिंसक असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो ये पाठ समाप्त होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, बाकी मैंने पाठ में भी बहुत अच्छे से आपको समझाया। इन सभी बातों को आपको याद रखना है बच्चों। चलिए अभ्यास करिए। पहला देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कहा देखिए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह घोषणा किसने की? बाल गंगाधर। कहा देखिए, सन डैश में अंग्रेज सरकार ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। कब किया? 1911 में। ठीक है, अगला देखिए, मैडम कामा ने डैश नाम का अखबार निकाला। वंदे मातरम। अगला देखिए, गांधी जी डैश में भारत आए। 1915 में भारत आए। ठीक है, सभ्य अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति शब्द दिए गए, खाली स्थान आपको भरने हैं। कहा देखिए, डैश के सैनिकों ने अंग्रेज कमांडरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया। नौसेना। दूसरा देखिए, ख, अनेक लोगों ने केवल डैश सामान के प्रयोग की प्रतिज्ञा की। स्वदेशी। देखिए, महात्मा गांधी ने समुद्र के किनारे डैश नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ा। दांडी। तीसरा देखिए, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, असहयोग आंदोलन का अर्थ था शांत रहना परंतु कोई सहयोग ना करना। सही। अगला, जवाहरलाल नेहरू क्रांतिकारी थे। हाँ, क्रांतिकारी थे, राजनेता थे और ये नेतृत्व कर रहे थे बाकी सब क्रांतियों आंदोलन का। ठीक है, तो सही जाएगा। देखिए बच्चों, जनरल डायर को भगत सिंह ने गोली मारी। गलत। उधम सिंह ने मारी थी। अगला देखिए, भारत में साइमन कमीशन का स्वागत गुलाब के फूलों से किया गया। गलत। काले झंडों से। अगला, चौथा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे पाठ के अनुसार। बाकी अभ्यास पूर्ण आशा करते हैं अगले पाठ में।